नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और आज मैं हूं आप सभी के साथ शिष्टिका। और दर्शकों, आज कार्यक्रम में हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। एक गंभीर बीमारी जो आज के समय में जानलेवा साबित हो रही है। जी हाँ, मैं कैंसर की बात कर रही हूँ। तो आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे कैंसर पर, और इसी के साथ क्योंकि दिवाली का त्यौहार आने ही वाला है तो बातचीत दिवाली पर भी होगी। बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे तिथि के साथ। तो आइए आपको अवगत कराते हैं आज की तिथि से। विक्रम संवत 2080 माह है कार्तिक, और आज है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। तारीख है 8 नवंबर और दिन है बुधवार। इसी के साथ मैं कामना करती हूँ आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और डालेंगे नज़र आज के इतिहास पर, उन सभी घटनाओं के ऊपर नज़र डालेंगे जो 8 नवंबर के दिन बीते हुए दिनों में घटित हुई थी। सन 1956 में संयुक्त राष्ट्र ने तत्कालीन सोवियत संघ से यूरोपीय देश हंगरी से हटने की अपील की थी। सन 1957 में ब्रिटेन ने क्रिसमस द्वीप समूह के समीप परमाणु परीक्षण किया था। सन 1992 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में नस्लवादी के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। सन 1999 में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 331 रन की साझेदारी कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। सन 2004 में हैग में सामाजिक भागीदारी बढ़ाने पर भारत व यूरोपीय संघ सहमत हुआ था। सन 2008 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। सन 2013 में फिलीपींस के हेनान प्रांत में विनाशकारी चक्रवाती तूफान से 6000 लोगों की मौत हुई थी। तो ये थी वो तमाम घटनाएं जो 8 नवंबर के दिन इतिहास में घटित हुई थी। और अब आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में और आप सभी के साथ साझा करेंगे आज का सुविचार। जो आप नियंत्रण नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता करने की बजाय अपनी ऊर्जा को उस चीज़ में स्थानांतरित करें जो आप बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है दर्शकों। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते, बेहतर होगा कि आप उसे समय पर छोड़ दें और अपना समय उन चीज़ों पर लगाएं जिन चीज़ों को आप अच्छा बना सकते हैं, जिन चीज़ों को आप बदल सकते हैं। तो बिल्कुल इन दोनों ही चीज़ों में अंतर करना आपको समय के साथ सीख लेना होगा। ये चीज़ हम सभी अगर अपने जीवन में लेकर आ जाएं तो एक बड़ा बदलाव हमें देखने मिलेगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले विषय पर आने के पहले आप सभी के साथ मैं साझा करूंगी हमारे फ़ोन नंबर्स, ताकि आप आज के महत्वपूर्ण विषय पर हमसे सवाल कर सकें, जानकारी ले सकें इन फ़ोन नंबर्स के माध्यम से जुड़कर। तो सबसे पहले हमारा टोल फ्री नंबर आप लिख लें 1800 233 0040। इसके साथ एक लैंडलाइन नंबर भी आप लिखें 0755 266 0049। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम कैंसर पर बात करेंगे। जी हाँ, आज का हमारा विषय है कैंसर रोग के कारण और उनका उपचार। दर्शकों, हमने कल यानी 7 नवंबर के दिन नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हम मनाते हैं। और दर्शकों, कैंसर आज के समय में पूरी दुनिया में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण बहुत से लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। लगभग पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 20 मिलियन लोग कैंसर बीमारी से पीड़ित हैं और हर साल 10 मिलियन लोग लगभग कैंसर के कारण अपना जीवन खो देते हैं। लेकिन क्या वजह है जिसके कारण आज कैंसर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण कैंसर के कारण इतनी मौतें हो रही हैं? आज हम विस्तार में जानेंगे कैंसर होने के कारण, कैंसर किस किस प्रकार के होते हैं और क्या लक्षण होते हैं। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। और इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर रश्मि निचलानी जी हैं। मैम, आप कैंसर डायग्नोस्टिशियन हैं और इसी के साथ आप प्रोफेसर हैं चिरायू मेडिकल कॉलेज में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और दर्शकों, इसी के साथ हमारे साथ एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं सत्यनारायण तिवारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज सर की सारी साहित्यिक रचनाओं वो हमारे साथ आज कार्यक्रम में साझा करेंगे।
शुरू करेंगे सबसे पहले रश्मि मैम से, और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, समझते हैं कि कैंसर क्या है। जी सृष्टिका, कैंसर के नाम से लोग डर जाते हैं। जी मैम। तो इसलिए भारत सरकार ने ये कैंसर अवेयरनेस डे बनाया है ताकि हम इस चीज़ को जानें, समझें और इससे डरें नहीं। जब किसी चीज़ की आपको जानकारी नहीं होती है तो डर ज़्यादा लगता है। जी। कैंसर में नॉर्मली जो भी शरीर में सेल्स होती हैं, जो यूनिट है शरीर की, वो प्रोलिफरेट भी होती रहती है, मतलब बढ़ती भी रहती है और मरती भी रहती है। तो उन दोनों में जो सेल प्रोलिफरेशन है और जो सेल डेथ है उसमें एक इक्विलिब्रियम रहता है, मतलब एक सामंजस्य रहता है कि जितनी बन रही हैं उतनी ख़त्म भी हो रही हैं। तो इसलिए वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है टिश्यू में। लेकिन कैंसर में किसी भी कारण से, जो भी उसके कारण हैं, हम आएंगे आगे कैंसर के कारणों पे, किसी भी कारण से अगर सेल में कोई चेंज हो जाता है, कोई म्यूटेशन हो जाता है सेलुलर लेवल पे, तो वो उसमें ये जो सामंजस्य है ये ख़त्म हो जाता है। तो इसमें प्रोलिफरेशन ज़्यादा होता है, सेल ज़्यादा बनने लगती हैं और उनकी डेथ कम होती है। वो जो सेल है वो इमॉर्टल या अमरत्व प्राप्त कर लेती हैं। तो इस तरीके से जब वो ज़्यादा प्रोलिफरेट होने लगती हैं तो एक एबनॉर्मल सेल का मास बन जाता है, जिसको हम कैंसर कहते हैं। जी बिल्कुल मैम, आपने सेल्स की बात करी थी और ये मैंने सुना था कहीं कि, आप बताइएगा कितनी सही बात है, कि हम सभी के शरीर में जो कैंसर होता है, कैंसर के सेल्स होते हैं, लेकिन हर कोई कैंसर बीमारी से ग्रसित नहीं होता है। तो मैम क्या वजह है ये? जी, मैंने बताया कि ये नॉर्मल सेल में ही कोई म्यूटेशन होता है, कोई चेंज होता है। जी। तो वो म्यूटेशन के बहुत सारे कारण हैं। कई बार अपनी हैबिट्स के कारण भी म्यूटेशन हो जाते हैं, कई बार कंजेनिटल कोई वायरल इन्फेक्शंस हैं, दूसरे इन्फेक्शंस हैं, मिलावट होती है आजकल। ये सब कारण हैं। इनके कारण जो सेलुलर लेवल पे डीएनए होता है उसमें जो उनकी अरेंजमेंट रहता है उसमें एक जरा सा भी अगर पॉइंट म्यूटेशन भी हो जाए तो उनका जो नॉर्मल सामंजस्य है सेल का वो ख़त्म हो जाता है और वो फिर कैंसर में परिवर्तित हो जाती हैं। जी बिल्कुल। मैम, कई बार कैंसर किसी व्यक्ति को पता नहीं चलता है, पता चल रहा है कि उसे आखिरी स्टेज में पता चल रहा है, तो वो क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिसके चलते हम ये समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये घातक बीमारी के संकेत हैं? जी, मैंने जैसा कहा कि कैंसर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम कैंसर को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, पूरी तरह मतलब पूरी तरह, लेकिन सिर्फ बात इतनी है कि हम उसको अर्ली डायग्नोसिस, मतलब उसकी जो जांच है वो समय रहते कर सकें। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कैंसर के लक्षण क्या हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैंसर के लक्षण ही नहीं पता रहते, आदमी इग्नोर करता जाता है। और भारत में ये देखा गया है कि हेल्थ के बारे में लोग बहुत इग्नोरेंट हैं और डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो बीमारी निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर बीमारी होगी तो ही निकलेगी। तो जो कैंसर के लक्षण हैं आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कभी बार बार बहुत बुखार आ रहा है, हर बार, मतलब हफ्ते 10 दिन दवाई ली फिर ठीक हो गया, फिर हफ्ते 10 दिन बाद फिर से आ गया, तो अगर ऐसे रिपीटेडली फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो आपको चिंता करना चाहिए और आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। इसके अलावा कहीं से भी अगर खून आ रहा है, किसी भी मुंह से कभी खून आ जाता है, कभी नाक से खून आ जाता है, कभी टट्टी के रास्ते खून आता है, अगर किसी भी तरीके से एबनॉर्मल कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए। इसके अलावा शरीर में कहीं भी गांठ है, गांठ बहुत बड़ा एक प्रेजेंटेशन का तरीका रहता है कैंसर का। शरीर में कहीं भी गांठ है, गले में गांठ है, साइड में गांठ है, स्तन में गांठ है, पेट में गांठ है, तो लेकिन इनिशियली कैंसर की जो गांठ रहती है वो दर्द रहित रहती है। जी। दर्द रहित मतलब उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, वो सिर्फ धीरे धीरे गांठ बढ़ती जाती है। तो अब इस स्टेज पे जैसे ही छोटी सी गांठ हो, 1 सेंटीमीटर से भी अगर छोटी शरीर में कहीं भी गांठ है तो उसकी जांच इमीडिएटली कराना चाहिए। अब लोग ये सोचते हैं कि दर्द तो है नहीं, क्यों जाए, यही दर्द नहीं होने के कारण वो स्टेज बढ़ जाती है, और जब उस कैंसर की गांठ में दर्द होता है तब वो अनक्यूरेबल, मतलब वो ठीक होने की स्थिति में नहीं रहती है। तो हम लोग बार बार ये कहते हैं कि शरीर में कहीं भी अगर दर्द रहित गठान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर में कहीं भी दर्द रहित गठान है जिसमें दर्द आपको नहीं हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली उसकी जांच कराना चाहिए डॉक्टर के पास जाके। और इसकी जांच आजकल बहुत छोटी सी सुई 24 गेज की जो सबसे पतली सुई होती है, जिसको हम फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं, उससे हो जाती है। 1 सेकंड का काम है, सिर्फ आप जाइए, 2 मिनट में आपका वो सुई से जांच हो जाएगी। ना आपको एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, ना आपको भर्ती की ज़रूरत है, और सेम डे रिपोर्ट भी आ जाती है। तो एटलीस्ट आप
किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है, अगर नहीं निकले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो चीज़ आगे बढ़ के ऐसी स्टेज पे ना आए जहाँ डॉक्टर कुछ ना कर सके। जी बिल्कुल। देखिए दर्शकों, जब भी हम कैंसर के डायग्नोसिस की बात आती है, कि जांच की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि शायद किसी बहुत दर्दनीय परिस्थितियों से, प्रणाली से हमें गुजरना होगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे कि मैम ने बताया, एक बहुत ही पतली सी निडल के माध्यम से भी ये जाँच हो जाती है। और एक बात और मैम ने बताई कि बुखार आना बार बार, कई बार देखिए जब भी हमें बुखार आता है हम उसे बहुत सामान्य बुखार समझ के उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ी बीमारियों का भी संकेत भी होता है। इसलिए डॉक्टर से के पास जाके परामर्श आप ज़रूर लें, बहुत ज़रूरी है। अगर चीज़ें समय पर हमें पता चल जाए, समय निकल जाने पर अगर हमें पता चल रही है, तो शायद हम उसके उपचार या फिर कहीं ना कहीं ये संभावनाएं थे कि हम ठीक हो सकें, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ कार्यक्रम में सत्यनारायण जी भी हैं। सर, पुनः स्वागत है। और सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को क्या प्रस्तुत करेंगे? मैं आज की प्रातः वेला का अभिवंदन कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी सर। रवि किरण की लालिमा का मांग में सिंदूर भरकर, रवि किरण की लालिमा का मांग में सिंदूर भरकर, पर्वतों के श्वेत झरनों की रजत पायल पहनकर, हरित वृक्षों लताओं फसलों की ओढ़े नई चूनर, हरित वृक्षों लताओं फसलों की ओढ़े नई चूनर, पुष्प कलियों कमल का शीतल हवा में इत्र लेकर, गुनगुनाती भोर आई, गुनगुनाती भोर आई, अंजुरी आशीषें भरकर। बहुत सुंदर सर। सर, आपने जो प्रभाती में जो शब्द पिरोए हैं वो इतने सुंदर, इतने मतलब इतने सॉफ्ट, इतने कोमल और इतनी प्यारी पंक्तियाँ हैं। सर, इतनी प्यारी पंक्तियों के साथ, इतने सुंदर सुंदर शब्दों के साथ सुबह की शुरुआत कितनी सुहानी होगी, इसका अंदाज़ा बिल्कुल आपकी पंक्तियों से हम महसूस कर पा रहे हैं, अंदाज़ा लग पा रहा है। और चलते हैं आगे। इतनी सुंदर शुरुआत के बाद सर से पूछते हैं कि सर, अगली प्रस्तुति आप क्या देंगे? अगली प्रस्तुति एक देशभक्ति रचना है। अभी हाल में मेरी माटी मेरा देश, इसका बड़ा आयोजन किया गया। तो ये गीत मैंने लगभग 40 वर्ष पहले लिखा था और इसे आकाशवाणी बम्बई पर पार्श्व गायक भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था और विविध भारती पर अनेकों बार इसे प्रसारित किया गया है। तो लीजिए ये सुनिए, माँ भारती की स्वर्णिम, गीत का शीर्षक। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन, माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन। वो धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर, वो धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर, सुखदायिनी धरा पर, वरदायिनी धरा पर, कभी राम इस पे खेले, कभी खेले नंद नंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन, माँ भारती की स्वर्णिम। ऊंचा किए हिमालय
मस्तक है विश्व भर में, ऊंचा किए हिमालय। मस्तक है विश्व भर में, लय बांधती है गंगा जमुना लहर लहर में। चंचल समीर आती, चंचल समीर आती, ले नित नया मलयवन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें वचन। अंतिम बंद है इसका। जी। सागर चरण पखारे, कश्मीर तन संवारे। सागर चरण पखारे, कश्मीर तन संवारे। धड़कन हर एक गाँव की, खोले हृदय द्वारे। जो भी शरण में आया, जो भी शरण में बहुत सुंदर आया, सर। उसका किया अभिनंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। बहुत सुंदर माँ भारती की स्वर्णिम, बहुत सुंदर। माटी हमें वाह सर। वचन। सब बहुत बहुत ही सुंदर व्याख्या आपने करी इस कविता के माध्यम से। बहुत सुंदर पंक्तियाँ सर। हमारे साथ दर्शकों, इतनी अच्छी कविता सुनने के बाद यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गई है। मैं आपको बता देती हूँ, हमारे साथ जो इस वक्त जुड़ी हैं उनका नाम है दीप राधा। आपका स्वागत है मैम। भोपाल में आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी, भोपाल में मैं करोदा क्षेत्र से बात कर। जी, आपका प्रश्न बताएं। दीप राधा जी, अपना प्रश्न रखें। आपकी आवाज हम तक। जी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं कैंसर कैसे होता है? महिलाएं थोड़ी शर्मीली होती है, तो कैसे जाने वो? जी, महिलाएं आप अपना प्रश्न एक बार फिर से हमारे साथ साझा कर दें। तो वो अपना कैसे पता करे कि कैंसर के लक्षण क्या है? जी कैंसर के लक्षण। जी दीप राधा जी, महिलाओं के जो कॉमन कैंसर्स हैं वो एक तो स्तन कैंसर आजकल बहुत हो रहा है, दूसरा बच्चेदानी का कैंसर होता है और तीसरा अंडकोश का कैंसर होता है। तो स्तन में अगर कोई, आप मैंने जैसे बताया कि दर्द रहित गठान अगर है, आप जैसे नहाते हैं तब आप अपने स्तन को हाथ लगाते हैं तो आप निपल से बाहर की तरफ गोल से पल्पेट करते जाइए, हाथ लगाते देखते जाइए। और अगर कोई भी गठान ऐसी लग रही है या कोई भी इरेगुलरिटी वहाँ पे दिख रही है आपको, तो आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर से। और जैसे मैंने बताया कि जो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी है, उससे वो गठान किस प्रकार की है ये पता पड़ जाता है। और मैं फिर कहना चाहूँगी कि स्तन की 80% गठानें नॉन कैंसरस होती हैं, उसमें कैंसर नहीं होता है। सिर्फ 10 से 15% गठानें ऐसी होती है जिसमें कैंसर निकलता है। तो इसमें अगर गठान है तो घबराने की बात नहीं है कि नहीं ये तो कैंसर ही हो गया है, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सारी दूसरे गठानें भी होती हैं, इसलिए जांच करके ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ का अर्जेंट इलाज करना है और किस चीज़ को ऐसे ही छोड़ देना है। तो एक तो ये बात रही स्तन कैंसर की। दूसरा जो बच्चेदानी का कैंसर भी बहुत कॉमन है और इसमें महिलाओं को माहवारी की जो तकलीफ़ें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। मतलब या तो आपकी माहवारी जैसे 3 दिन नॉर्मली चलती है तो कई बार 5 से 6 दिन चलती है और उसमें बड़े बड़े क्लॉट्स आते हैं ब्लड के, और कई बार इन बिटवीन मतलब 2 माहवारी के बीच में भी आपको ब्लीडिंग होने लगती है। और कई बार महिलाओं को जिनका माहवारी बंद हो गई है, जिसको पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं, माहवारी बंद होने के बाद फिर से कई बार छोटे छोटे स्पॉट्स ब्लड के आने लगते हैं। तो ये सब जो लक्षण हैं ये बच्चेदानी के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो इसके लिए भी बहुत सिंपल सी जांच है जिसको हम पैप स्मीयर कहते हैं।
तो ये तो वैसे नॉर्मली महिलाओं को 30 साल के बाद हर 3 साल में करवाते रहना चाहिए, ताकि हम कैंसर होने के पहले ही उसको पकड़ सकें, जी है ना, जिसको जी जी बिल्कुल। समय समय पे जांच बहुत ज़रूरी है दर्शकों। हम कई बार लगता है कि हम स्वस्थ हैं और कुछ भी हमें नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी सालाना अपनी जांचें ज़रूर कराएं। बढ़ती उम्र में तो खास तौर से कराएं, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता चलता है कि शरीर के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। जांचें करवाने से हमें काफ़ी सारी चीज़ें समय से पहले पता चल जाती हैं और हम समय पर उनका इलाज भी करवा लेते हैं। दर्शकों, कार्यक्रम में आज बहुत कुछ है। आज हमारे साथ एक ज्योतिष आचार्य भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे, जो हमें दीपावली पर काफ़ी सारी जानकारियां देंगे। जी हाँ, उसके पहले रश्मि मैम से जानते हैं, ऐसे कि महिलाओं की तो हमने कॉमन कैंसर की बात करी ही। मैं जानना चाहूँगी मैम, आम तौर पे आज के समय में जो कॉमन कैंसर है, जो बहुत सामान्य कैंसर हैं और जो बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं आज के टाइम में, वो कौन कौन से कैंसर्स हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कैंसर में 80% जो कैंसर है वो प्रिवेंटेबल हैं, मतलब वो हमारी बैड हैबिट्स के कारण होते हैं। 10-15% 20% जो केसेस होते हैं वो हम बचा नहीं सकते, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, वायरल कंडीशंस हैं, कंजेनिटल कुछ प्रॉब्लम है, वो अगर छोड़ दें तो 80% कैंसर ऐसे हैं जो हमारी बैड हैबिट्स के कारण होते हैं। तो हम अगर ध्यान दें थोड़ा सा और अपनी हैबिट्स को थोड़ा सुधारें तो हम 80% कैंसर से बच सकते हैं। और इसमें सबसे जो बुरी आदत है वो टोबैको, तंबाकू किसी भी तरीके से लेना, गुटखा, पान, खैनी किसी भी तरीके से लेना। लोग बोलते हैं गुटखे में कुछ नहीं होता, लेकिन गुटखा भी बहुत खतरनाक है। हमने 10-10 साल के बच्चों को जो 5 साल से गुटखा खा रहे हैं उनको कैंसर होते देखा है। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। गुटखा, खैनी, पान ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, बीड़ी, सिगरेट, और ये चीज़ें हम बिना इसको लिए जी सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ ना लें जिससे हम अपने जीवन को खतरे में डालें। इसके अलावा जो मिलावटी आजकल चीज़ें आ रही हैं वो भी अपने हेल्थ पे बहुत असर डालती हैं। और इसके अलावा मोबाइल अगर आप कॉन्स्टेंटली, मोबाइल इज़ फॉर इमरजेंसी, है ना, आपको अगर कहीं बाहर हैं, आप थोड़ा बहुत काम, एक आध लाइन 2 लाइन बात करनी है, लेकिन आजकल देखा गया है कि घंटों लोग मोबाइल से बात करते हैं। तो ये भी बड़ा डेंजरस है और इससे ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस रहते हैं। जी बिल्कुल। तो कोशिश करें कि फ़ोन से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, हेडफोन्स का आप उपयोग करें, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, हमारे जो दिनचर्या में बहुत सारी हम ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, इसलिए थोड़ा सा सजग रहें। और जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे साथ आज कार्यक्रम में ज्योतिष आचार्य हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आइए वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी से। आप ज्योतिष आचार्य हैं और इसी के साथ आप प्राध्यापक हैं ज्योतिष और संस्कृत महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि दीपावली को 5 दिवसीय महोत्सव कहते हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं कि उसे 5 दिवसीय महोत्सव क्यों कहते हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये हम लोगों के जीवन में बहुत ही आनंद और उत्सव की बेला आ गई है। और ये जो 5 दिवसीय महोत्सव है, इसका प्रारंभ धनतेरस से होता है। वो पहला दिवस होता है धनतेरस। और इसकी मान्यता यह है कि भगवान धन्वंतरि का इस दिन जन्म हुआ था। जब कभी इस संसार में आनंद, उल्लास, उत्सव की बेला आती है, तो उसके पीछे लोगों का सामूहिक प्रयास रहता है। जब कभी देव दानव मिले और उन दोनों ने मिलकर के इस रत्न गर्भा वसुंधरा से कुछ प्राप्त करने का विचार किया, तब उन्होंने समुद्र मंथन किया। क्योंकि समुद्र भी रत्नाकर नाम है ना उसका, उसमें रत्न रहते हैं। तो पर्वत बनाई और उसको जब मथा जाने लगा तो भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर के नीचे से सहारा दिया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और जब मथा गया तो उसमें सबसे पहले तो हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने उस गरल का पान किया। फिर उससे अनेक तरह की वस्तुएं निकली, 14 वस्तुएं निकली। लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा, धन्वन्तरिश्चन्द्रमा, गावः, कामदुघा, पुरेश्वर, गजो, रंभादिदेवांगना, अश्वः, सप्तमुखो, हरिं विषधनुः, शंखोऽमृतं चाम्बुधे,
रत्नानि चतुर्दश कुर्वन्तु शुभ मंगलम। उसमें 14 वस्तुएं निकली और जो 14वीं वस्तु थी जी। वह अमृत कलश लेकर स्वयं धन्वंतरी उत्पन्न हुए। अमृत जी। कलश में अमृत युक्त औषधियां थी, जी। हर, बहेरा, आंवला इत्यादि। तो धन्वंतरी भगवान के जन्म उत्सव के कारण इसका नाम धनतेरस पड़ा और ये इसके मूल उत्पत्ति की कथा है। तो धनतेरस के दिन हमें धन्वंतरी भगवान का जन्म मनाना चाहिए, उत्सव करना चाहिए। जी। इसकी द्वार पर 13 दीपक जलाने चाहिए। मान्यता यह भी है कि विष्णु भगवान ने राजा बलि से प्रसन्न होकर उनको उनका राज्य वापस कर दिया। तब राजा बलि ने विष्णु भगवान से वरदान मांगा कि इस दिन से आपका महोत्सव प्रारंभ हो और जो जी। व्यक्ति दीप दान करे वो यम की यातना से मुक्त हो जाए, जी। घर में सदा लक्ष्मी का वास रहे। जी। इसी कारण धनतेरस की रात्रि को यम दीप जलाया जाता है। जी। जी। अपने द्वार पर एक दीपक रखते हैं जी। जिसमें 4 बातियां होती हैं जी। और दक्षिण दिशा की ओर यम से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन का कुछ भी अंधकार जी। पक्ष है, श्यामल जी। पक्ष है, कृष्ण पक्ष है तो वो दूर हो जाए और जीवन में आनंद है। ये पहले दिन की कथा हुई जिसे धनतेरस कहते हैं। और धनतेरस के बाद फिर इसी तरह नरक चौदस जिसे रूप चौदस कहते हैं, वो नारी शक्ति का एक बहुत अद्भुत उदाहरण है। क्योंकि मान्यता यह है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं जी। को उसके कारागृह से मुक्त कराकर उनका सम्मान उन्हें लौटाया था। जी। नारी शक्ति का मान किया था। जी। इसीलिए इस दिन लोग घर में घी का दीपक जलाते जी, हैं। बिल्कुल। और इसे नरक चौदस इसलिए कहते हैं कि इस दिन घूरे पर भी जाकर दीपक जलाते हैं। लोग कहते हैं ना कि घूरे के भी दिन फिर गए, वो आज के दिन होता है। अर्थात जहाँ कहीं अंधकार है वहाँ दीपक जलाना चाहिए। जहाँ कहीं मन के कोने में हो तो उसे भी दूर करना चाहिए। घर के कोने में हो जहाँ जाले लग गए हो, जहाँ कीट पतंग मतंग हो, उसे सबको ठीक करना चाहिए। और इसके बाद फिर दीपावली तीसरे दिन की ये रात होती है। माँ लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी मैया के जो रूप है वो आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, ये सब माँ लक्ष्मी के रूप हैं। इनकी प्रार्थना करने से उन चीजों की वृद्धि होती है। और विशेष रूप से इस दिन बिल्व वृक्ष के नीचे लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ने से अपार धन संपन्नता आ जाती है। भगवान शंकराचार्य जी का जो कनक धारा स्तोत्र है वह तो अपूर्व है। उससे तो सोने के आवलों की वर्षा कराई थी उन्होंने। जी बिल्कुल। मंगलम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनेव मुकुला भरणं तमालम अंगीकृता किल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ये दीपावली की रात, अमावस की घनघोर अंधेरी रात में लोग अपने घर में दीपक जलाते हैं। भगवान राम आए, अयोध्या आए, सबने उत्सव मनाया। पंडित जी, ये तो बात हो गई कि तीसरे दिन हम दीपावली मनाते हैं। चौथे और पांचवें दिन मैं चाहूंगी कि जो हम मनाते हैं उसके बारे में आप छोटे से रूप में हमारे दर्शकों को बताएं। जरूर जरूर। चौथे दिन हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। जी, गोवर्धन पूजा। किसी प्रतिपदा को अन्नकूट उत्सव मनाते हैं। घर के द्वार को गोबर से लीपते हैं, गायों की पूजा करते हैं, 56 भोग का प्रसाद लगाते हैं। और इस दिन गोवर्धन की पूजा के बाद, जी पंडित जी, गोवर्धन की पूजा के बाद जो अगला दिन होता है उस दिन हम किस चीज का पूजन करते हैं? उस दिन भाई दूज होता है। भाई दूज, जी मनाई जाती है। जी इस दिन क्या बिल्कुल हुआ कि जो शनि देवता है
उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो और कैसे सब तक जाए ये तो लोग जानते हैं। जी। लेकिन यमराज और यमुना जी। ये दोनों भाई बहन थे, और भाई बहन होने के कारण यमुना तो यम के पास जाती थी, पर जी। यमराज नहीं जा पाते थे, बहुत व्यस्त रहते थे। लेकिन जी। जब एक बार यम आए तो उस दिन ये हो गया कि जो बहन के घर भाई आता है और बहन उसके माथे पर तिलक लगा देती है, जी तो पंडित जी, भाई, ये जो आपने उसके 5 दिन जो 5 दिवसीय महोत्सव है, इसे आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया कि इसे 5 दिवसीय क्यों बोलते हैं, क्योंकि लगातार 5 दिन हम महोत्सव बनाते हैं, और आपने बहुत अच्छे से बताया उनके कारण कि क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। मैं आपसे अगला प्रश्न में ये जानना चाहती हूँ कि जो हम शनिवार को धनतेरस मनाने जा रहे हैं, उसका मुहूर्त हमारे दर्शकों को आप जाते जाते बताते हुए जाएं। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। धनतेरस के दिन गोधूली वेला में प्रथम मुहूर्त होता है। जैसे ही सांझ ढलती है, वैसे ही तुलसी पर दीपक लगा करके फिर अंदर घर के भगवान के यहाँ दीपक लगाना है, और फिर 13 दिए जला करके द्वार पर और पूरे घर के कोने कोने में उजियारा करना है। जी। जो सामान्य तौर पे 5:30 से लेकर के 7:30 का समय रहता है, जी। इस बीच में अवश्य ये कार्य करना चाहिए। घर में आरती पूजन करना चाहिए, यम से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा न हो और पाप मुक्त हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो दर्शकों, ये सारी चीज़ें हमें आचार्य जी ने बताई बिल्कुल, और उन्होंने हमें मुहूर्त भी बताया कि धनतेरस का पूजन हमें कब करना है और कैसे करना है। और क्योंकि बात दिवाली त्यौहार की निकल ही आई है, तो क्यों ना दिवाली पर हम सत्यनारायण जी से एक कविता ही सुने। हाँ बिल्कुल, ज़रूर सुनाएंगे। और जी बिल्कुल, क्योंकि दर्शकों दिवाली बहुत समीप है। हाँ, और दिवाली समीप है। जी। और दिवाली पर मेरी ये रचना है। जी। दिवाली आई, घर आंगन देहरी खुशियों से मुस्काए, दीप दीप अब अंधियारे पर ज्योति विजय के गीत सुनाए। जी। दीप दीप अब अंधियारे पर ज्योति विजय के गीत सुनाए, मन रंग भरे नाचे ग्वाले, सब गांव लगे वृंदावन। लो भाई दोज यह लिए बहन का पावन स्नेह समर्पण। गीत सुनिएगा। जी। बुंदेली रचना है ये। जी। माटी के दियला सजाओ मोरे भाई के दिवाली आई। माटी के दियला सजाओ मोरे भाई के दिवाली आई। घर आंगन देहरी सजाओ मोरे भाई के दिवाली आई। दुख दरिद्र को रावण मार, धरती को उतार के भार, करबे सुखी सबे संसार। दुख दरिद्र को रावण मार, धरती को उतार के भार, करबे सुखी सबे संसार। अरे लौटे अयोध्या खो राम रघुराई के दिवाली आई। माटी के दियला सजाओ मोरे भाई के दिवाली आई। मेहनत की माटी की शान, जालम छारी आई धान, धन धन भारत धन किसान। मेहनत की माटी की शान, जालम छारी आई धान, धन धन भारत धन किसान। स्वागत में आरती सजाओ मोरे भाई के दिवाली आई। माटी के दियला सजाओ मोरे भाई के दिवाली आई। घर घर होए लक्ष्मी पूजन, कलश धरे तुलसी के आंगन, सबरो गांव लगे वृंदावन। कलश घर घर होए लक्ष्मी पूजन, कलश धरे तुलसी के आंगन, सबरो गांव लगे वृंदावन। अरे दूर कहूँ सांवरे ने बांसुरी बजाई के दिवाली आई। माटी के दियला सजाओ मोरे भाई
के दिवाली आई। अंतिम बंद है इसका। बहुत सुंदर। अरे गाय बुंदेला नचे कन्हैया, बछले दूध पिया रही गैया, न्यों तो करे बहन को भैया। गाय बुंदेला नचे कन्हैया, बछले दूध पिया रही गैया, न्यों तो करे बहन को भैया। अरे भाई दूज भैया खोटी का ले आई, के दिवाली आई। माटी के दिला सजाओ मोरे भाई, के दिवाली आई। बहुत सुंदर आपकी ये कविता, और बुंदेली भाषा में तो इस कविता का जो मैं बोलूँगी रस और भी ज़्यादा बढ़ गया। बहुत सुंदर प्रस्तुति सर। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, निकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, अपना प्रश्न करें। मुझे एक छोटी सी जानकारी चाहिए। एक मस्तिष्क का कैंसर होता है जी। ग्लाइयोब्लास्टोमा आईडी जी मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहती हूँ। बिल्कुल। इसके सिम्टम्स और इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है? जी जी, ग्लायोब्लास्टोमा एक प्रकार का ब्रेन का कैंसर है। इसमें जनरली जो इसका प्रेजेंटेशन रहता है उसमें मरीज को चक्कर आते हैं, कई बार एपिलेप्टिक अटैक्स भी आ जाते हैं, जो मिर्गी का दौरा टाइप कहते हैं। तो सर दर्द होता है, एपिलेप्टिक अटैक्स आ सकते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, इस तरीके से। और जनरली ये धीरे धीरे बढ़ता है, तो इनिशियल समय में तो इसमें पता नहीं पड़ता, लेकिन जब ये ट्यूमर ब्रेन में बढ़ जाता है तो ही इसका पता पड़ता है। और वही है कि अगर सर दर्द बार बार हो रहा है आपको, आपने आंखें चेक करा ली, जो कॉमन चीज़ है सर दर्द की वो आंखें रहती हैं, तो अगर आंखें आपने चेक करा ली, सब कुछ नॉर्मल है और फिर भी आपको बार बार सर दर्द हो रहा है, तो ऐसे समय फिर आपको ध्यान देना चाहिए और सीटी करवा लेना चाहिए हेड का, ताकि अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है। और आजकल उपचार काफ़ी हैं इसमें सर्जरी से वो पूरा रिमूव कर दिया जाता है जो भी ब्रेन ट्यूमर है, और उसके बाद सिकाई की जाती है जिसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। और आजकल कुछ टारगेटेड थेरेपीज़ भी अच्छी आ गई हैं जो इसमें अच्छा रिस्पांस देती हैं। जी बिल्कुल। देखिए, फिर से वही बात सामने आ रही है कि अगर कोई बहुत सामान्य सी कोई छोटी सी चीज़ भी आपके साथ हो रही है, लेकिन वो बार बार हो रही है, तो उस पर ज़रूर ध्यान दें और डॉक्टर से एक बार चेक ज़रूर करवाएं कि वो क्यों बार बार हो रही है। तो दर्शकों, जैसे कि अभी हमारे साथ आचार्य जी जुड़े थे, उन्होंने हमें दीपावली के बारे में बताया, त्यौहार के बारे में बताया, पूजा के बारे में बताया। सत्यनारायण जी ने दिवाली पर इतनी प्यारी सी कविता हमें सुनाई। तो यहाँ पर अब जब हमने त्यौहार के बारे में बात कर ली, उसको कैसे मनाया जाता है उसके बारे में कविता में सुन लिया, तो दर्शकों, दिवाली पर देखिए, दिवाली त्यौहार की बात हो और पटाखे की बात ना निकले, ऐसा होता ही नहीं है। पटाखों के बिना दिवाली का मज़ा थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उससे प्रदूषण भी होता है, और इस प्रदूषण के कारण हमें काफ़ी सारी परेशानियाँ, आँखों से संबंधित देखा जा रहा है कि बहुत सारी परेशानियाँ आती ही आती हैं। तो इस विषय पर भी आपको जानकारी देंगे कि आंखों की जलन क्यों होती है और कैसे बचें। हमारे साथ एक नेत्र विशेषज्ञ जुड़ेंगे फ़ोन के माध्यम से कार्यक्रम में आगे, तो बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। और विषय पर वापस आते हैं, रश्मि मैम से ये जानते हैं कि मैम, यहाँ पे हमने ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर की बात कर ली। मैम, अगर देखा जाए तो ओरल कैंसर आज के समय में मेल्स और फीमेल्स दोनों में, महिलाओं और पुरुष में दोनों में बहुत मात्रा में देखा जा रहा है। तो मैं चाहूँगी इसके बारे में जानकारी दें। जी, ओरल कैंसर मैंने बताया कि आपकी मैम, इस प्रश्न को हम जारी रखेंगे, जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर परेश जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। सर, दिवाली के त्योहार के बाद देखा जाता है कि लोगों को अक्सर स्किन में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। तो मैं चाहूँगी कि ये परेशानियों के बारे में हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें, और इन कैसे सुरक्षा करी जा सकती है, क्या सावधानियां हमें लेना चाहिए, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरे को अपने शो पर आने का मौका दिया। आपके सारे दर्शकों को प्यार, रोशनी और हंसी से भरी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। तो जैसा कि हम जानते हैं, दिवाली रोशनी का त्योहार है, और रोशनी आपकी आंखों से सीधा सीधा रिलेटेड है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर हम इस त्योहार में ध्यान रखेंगे, तो हम हमारी आंखों की रोशनी को भी अच्छे से बचा करके रख सकते हैं। जी। सबसे पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि
बच्चों को कभी भी अकेला पटाखे जलाने के लिए ना छोड़ें। उनके साथ कोई एक एडल्ट सुपरविजन हमेशा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ मस्ती करके कभी पटाखों से अपने आंखों को और अपने त्वचा को भी हानि पहुंचा सकते हैं। पटाखे हमेशा एक खुली जगह में ही जलाएं और पटाखों से एक उचित दूरी बना करके रखें। इन पटाखों से अतिरिक्त सुरक्षा पाने के लिए हम एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस, जो प्रोटेक्टिव चश्मे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो यूज कर सकते हैं। खास करके बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं जिनको उतनी समझ नहीं है, उनके लिए ये काफी जरूरी है। हम हर दिवाली के आसपास कई बार ऐसे मरीज देखते हैं जिनकी आंखों में पटाखे से निकला हुआ कोई पत्थर या फिर पटाखे से निकला हुआ कोई बारूद आंख में चले गया और उनको आंखों में परेशानी हुई। जी। कई जो बच्चे या बड़े भी मजाक मस्ती के लिए हाथों में पटाखे जलाते हैं या फिर किसी चीज के अंदर रख के पटाखों को जलाते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार पार्टिकल्स उड़ के आंखों के अंदर जा सकते हैं। जी। हर बार जब भी हम पटाखे जलाएं, दिए जलाएं, उसको जलाने के बाद हाथों को बहुत अच्छे तरीके से धोएं, क्योंकि इन पटाखों में कुछ बारूद रहते हैं, कुछ केमिकल होते हैं, वो अगर आपकी आंखों में चले जाते हैं तो वो आपकी आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान दे सकते हैं। इसलिए हमेशा हाथ अच्छे से धोएं। जी। अगर ये सारी चीजें करने के बाद भी खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, कोई बारूद या कोई पटाखे का कण आपकी आंखों में चले जाता है, तो बिल्कुल ये चीज का ध्यान रखें कि आंखों को मसले नहीं, क्योंकि अगर कोई कण आपकी आंखों के अंदर है और अगर आप आंखों को जोर से मसल देंगे तो आपके आंखों की जो ऊपर की परत है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, उसमें घाव हो सकता है। तो तुरंत अगर ऐसा कुछ हादसा हुआ है तो आंखों को साफ पानी से अच्छी तरीके से धोएं, आंखों को बंद रखें। और कई बार हमने देखा है कि बाजार में मिलने वाले गुलाब जल को लोग आंखों में डाल देते हैं। जी जी, बिल्कुल वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन गुलाब जल में जो आज से पहले गुलाब जल होते थे वो प्योर होते थे। आज के गुलाब जल में काफी प्रिजर्वेटिव्स और जी जी बिल्कुल जी, तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग भी इतना सही नहीं है हमारी आंखों के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये इतनी सारी जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए, और डॉक्टर परेश आपके लिए दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, आपको भी। जी बिल्कुल। तो रश्मि मैम से दर्शकों हमने प्रश्न किया था कि आज के समय में ओरल कैंसर बहुत देखा जा रहा है महिलाओं में और पुरुष में भी, तो मैम इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या कारण है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इन सारी ये जानकारियाँ हमारे दर्शकों को बताएं। ओरल कैंसर मैंने बताया कि अपनी बैड हैबिट्स के कारण होता है। तंबाकू किसी भी रूप में अगर हम लेते हैं, सिगरेट के रूप में, सुपारी भी कई ये नुकसान पहुंचाती है। तो जब जो बार बार अगर 2-3 साल तक हम ये चीज़ें लेने लगते हैं तो गालों में या जीभ पे कुछ सफ़ेद से दाग आने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। तो अगर ये सफ़ेद दाग है या कोई अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं कैंसर के, और आपको इमीडिएटली इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चीज़ बढ़ जाए उसके बाद नहीं जाना चाहिए। जरा सा भी वाइट स्पॉट अगर आपको कहीं भी दिख रहा है मुंह में, आप डेली या महीने में एक बार अपना मुंह खोल के आईने में ज़रूर देखें, गाल को देखें अच्छी तरह, जीभ को देखें। कहीं कोई वाइट स्पॉट या कोई अल्सर ऐसा हो रहा है जो हील नहीं हो रहा है, जो भर नहीं रहा है, तो उसकी इमीडिएटली जांच कराना चाहिए। ये कैंसर की शुरुआती स्टेज हो सकती है, और इस स्टेज में अगर हम जांच कराते हैं तो कैंसर पूरी तरह ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल मैम, ये तो बात होगी कि मुंह में अगर हमें कुछ भी छाला या कुछ भी ऐसी चीज़ दिख रही है जो हमें पहले नहीं दिखती थी, तो कहीं ना कहीं ये संकेत हो सकता है। मैम इसके अलावा कोई और भी लक्षण है जो, क्योंकि कई बार मैम कुछ नीचे का हिस्सा होता है जहाँ पर हम देखने में सक्षम नहीं रहते हैं, तो मैम कोई ऐसी चीज़ें जो पीछे के जो बेस ऑफ टंग या जो गले के कैंसर्स हैं, उसमें जनरली हमको खाने में तकलीफ़ होती है, या हम लिक्विड जो पानी है वो पीने में तकलीफ़ होती है, या कई बार सॉलिड खाने में तकलीफ़ होती है, ऐसा लगता है कि कुछ फंस रहा है। इस तरीके की अगर कोई कंप्लेन हो तो भी इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल मैम, और हम बात करते हैं अब यहाँ पे लंग्स कैंसर की, क्योंकि वो भी देखा जा रहा है कि आज के समय में लोग लंग्स के कैंसर से भी बहुत ग्रस्त हो रहे हैं। तो मैम इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कारण क्या क्या होते हैं, और किस तरह उपचार इसका हम कर सकते हैं? जी, लंग कैंसर में सबसे बड़ा कारण बीड़ी और सिगरेट का है।
जो लोग रेगुलरली बीड़ी सिगरेट काफ़ी मात्रा में पीते हैं उनको इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें इनिशियली कांस्टेंट कफ होता है, ड्राई कफ होता है इनिशियली, खांसी आती रहती है बार बार, और फिर ये धीरे धीरे कई बार लो ग्रेड फीवर भी रहता है, बुखार भी आता है, और इसके बाद कई बार खून की उल्टियाँ जिसको कहते हैं वो होती है। तो ये सब लक्षण अगर हैं तो आपको इमीडिएटली, और जो इसका अर्ली लक्षण है जो रिपीटेड ड्राई कफ, मतलब आपको स्पुटम उतना नहीं आ रहा है लेकिन बार बार खांसी हो रही है, तो ये अगर होता है तो इसके लिए आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलकर अपना एक्सरे कराना चाहिए और दूसरी जांचें करानी चाहिए। जी बिल्कुल। मैम, जो अगला कैंसर है जो कि काफ़ी खतरनाक कैंसर कहा जाता है, मैं उसके बारे में जानकारी लेना चाहूँगी। इसे हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो मैम, ब्लड कैंसर किस किस मतलब आप इससे संबंधित जो इससे ब्लड कैंसर से संबंधित जो लक्षण होते हैं जो देखने में आते हैं, क्योंकि ब्लड कैंसर में मैंने ये देखा है कि अक्सर लोगों को शुरुआती स्टेज में वो नहीं पकड़ में आता है या लोग ध्यान नहीं देते हैं, और अधिकतर फाइनल स्टेज पे पहुंचकर समझ में आता है। तो मैम, ये कारण क्या है? क्या ऐसे छोटे छोटे लक्षण होते हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए? जी, ब्लड कैंसर बच्चों में भी बहुत कॉमन है ना, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत वरीसम है। बच्चों में, बड़ों में, सब में ब्लड कैंसर होता है। और इसका इनिशियली जो प्रेजेंटेशन मैंने बताया था कि बार बार अगर बुखार आता है, या नाक में से कई बार खून आने लगता है, तो लोग बोलते हैं अरे ये तो गर्मी के कारण हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गर्मी के कारण भी होता है, लेकिन अगर नाक से खून आ रहा है आपको या बच्चे को आ रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। उसको इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हम देख लेंगे गर्मी के कारण आ रहा है। रिपीटेड बुखार, बार बार बुखार आना और खून कहीं से भी आना, स्पेशली नाक से, तो ये अगर लक्षण अगर हैं बच्चे में तो इमीडिएटली, और इसके लिए बहुत सिंपल सी जांच होती है, ब्लड टेस्ट होता है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, बहुत सिंपल सी टेस्ट है, बेसिक टेस्ट है, और उससे हम ब्लड कैंसर का पता लगा लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आजकल जो टेक्नीशियन बेस्ड लैब्स हैं, लोग जाते हैं कि थोड़ा कम पैसे में काम हो जाएगा तो टेक्नीशियन बेस्ड लैब चले जाते हैं। आपको जो ऑथराइज्ड पैथोलॉजिस्ट है जिसको प्रॉपर इस चीज़ का ज्ञान है वहाँ जाके टेस्ट कराना चाहिए, और ये बहुत बेसिक टेस्ट है, 200-300 रुपये में हो जाती है, और इससे हम ब्लड कैंसर का पता लगा लेते हैं। लेकिन वही है कि जो जहाँ आप टेस्ट करा रहे हैं वो ऑथराइज्ड और प्रॉपर पैथोलॉजिस्ट क्या होना चाहिए। टेक्निकल बेस्ड शायद वो नहीं समझ पाते हैं जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं उसमें। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ टेस्ट करा रहे हैं वो ऑथेंटिक जगह हो। जी बिल्कुल। मैम, ये तो जो आपने सिम्टम्स बताए, ये बच्चों में कि बार बार फीवर आ रहा है, नाक से खून निकल रहा है, क्या यही लक्षण बड़ों में भी देखे जाते हैं ब्लड कैंसर के लिए? जी बिल्कुल, बड़ों में भी यही लक्षण होते हैं। और ब्लड कैंसर के बारे में भी बहुत भ्रांतियां हैं कि ब्लड कैंसर हो गया तो डेथ हो जाती है, ऐसा नहीं है। ब्लड कैंसर में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। एक्यूट ब्लड कैंसर होता है, क्रॉनिक ब्लड कैंसर होता है, और उसमें भी अलग अलग वैरायटी रहती है। एक्यूट में एक लिम्फोब्लास्टिक कैंसर होता है और एक माइलोब्लास्टिक कैंसर होता है। तो लिम्फोब्लास्टिक कैंसर बच्चों में कॉमन रहता है, और ये पूरी तरह, फिर से मैं कहूँगी, ये पूरी तरह ठीक होने वाला कैंसर है। ब्लड कैंसर है लेकिन फिर भी पूरी तरह ठीक होने वाला है। इसमें प्रॉपर टाइम पे आपको डायग्नोसिस चाहिए और प्रॉपर इलाज चाहिए। इलाज थोड़ा इसका लंबा चलता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर इलाज लेते हैं तो ये पूरी तरह ठीक हो जाता है। और इसके अलावा कुछ क्रॉनिक ब्लड कैंसर होते हैं जिसमें आप सिर्फ एक टैबलेट लेके आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्लड कैंसर नाम आ गया तो वो डेथ वारंट है। कुछ ही ब्लड कैंसर होते हैं जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बाकी 90% ब्लड कैंसर भी आजकल क्यूरेबल है। मैम, आपने ये बताया कि ब्लड कैंसर बच्चों में भी देखा जा रहा है। मीन्स आज के समय में बच्चे, मीन्स जो अभी छोटे ही हैं, उनमें भी कैंसर जैसी घातक बीमारी देखने में आ रही है। मैम, इतनी कम उम्र में क्या कारण है, इतनी कम उम्र में भी बच्चों को, इतनी छोटी सी उम्र में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो रही है? बच्चों में जो भी कैंसर होते हैं वो जनरली म्यूटेशन के कारण होते हैं। मतलब मदर में अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो वो म्यूटेट होके बच्चों में आ जाता है। कुछ कई बार आजकल वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी होते हैं, मम्स है, मीज़ल्स है, रूबेला है, इस तरीके के अगर वायरल इन्फेक्शन मदर में है तो उसके कारण कुछ म्यूटेशन होके बच्चों में आ जाते हैं, और वो म्यूटेशन फिर आगे चल के कैंसर का कारण बनते हैं। तो बच्चों में वही है कि कोई हैबिट के कारण ऐसा नहीं होता, लेकिन वो सेल लेवल पे चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन इन मदर। तो वो भी एक कारण है, जेनेटिक्स के कारण। जी ओके, बिल्कुल। और दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार सत्यनारायण जी भी है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सर हैं उन्होंने MA फार्मा किया हुआ है हिंदी साहित्य में, उन्होंने समाज शास्त्र में MA किया हुआ है, LLB किया हुआ है, उन्होंने संगीत प्रभाकर गायन में किया हुआ है,
और बांसुरी वंदन में उन्होंने जूनियर डिप्लोमा किया हुआ। इतनी सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी प्रतिभाओं से मल्टी टैलेंटेड मैं कहूँगी सत्यनारायण जी को। और सर जहाँ तक मुझे जानकारी है आपकी जो गुरु रही हैं, पहली गुरु, वो आपकी माँ जी, रही है। बिल्कुल। तो सर अब जब वो आपकी पहली गुरु रही हैं तो बिल्कुल आपने माँ पर भी एक कविता या कुछ पंक्तियाँ ज़रूर लिखी होंगी। हाँ, बिल्कुल लिखी तो है। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ अपनी वो पंक्तियाँ साझा करें। एक हिंदी गज़ल है। जी मुझे हिंदी गज़ल लिखने की प्रेरणा जी दुष्यंत कुमार जी से मिली जी और मेरे मित्र और बड़े भाई जी जो प्रोड्यूसर सैलानी सोते जी से मुझे मिली है। एक हिंदी गज़ल है माँ को समर्पित। कोई खुशबू हवा में आई है, कोई खुशबू हवा में आई है, फिर मुझे माँ की याद आई है, कोई खुशबू हवा में आई है। बेटा कह के बुलाया किसने मुझे, बेटा कह के बुलाया किसने मुझे, किसने मिश्री सी लोरी गाई है, बहुत सुंदर। फिर मुझे माँ की याद आई है, कोई खुशबू हवा में आई है, किसकी उंगली पकड़ के आया हूँ, किसकी उंगली पकड़ के आया हूँ, किसके आंचल की छाँव पाई है, फिर मुझे माँ की याद आई है, कोई खुशबू हवा में आई है। ध्यान से सुनिएगा। थपकी देकर सुलाया किसने मुझे, थपकी देकर सुलाया किसने मुझे, जाग कर रात खुद बिताई है, जाग कर रात खुद बिताई है, फिर मुझे माँ की याद आई है, कोई खुशबू हवा में आई है, दीप किसने जलाए आंगन में, दीप किसने जलाए आंगन में, किसने दीपावली मनाई है, बहुत सुंदर। फिर मुझे माँ की याद आई है, बहुत सुंदर सर, बहुत कोई सुंदर। खुशबू हवा में आई है सर, बहुत सुंदर। इतने सुंदर शब्द आपने चुने हैं और ये जो सुंदर शब्द आपने सुने हैं ये सुंदर के साथ साथ बहुत निर्मल है, जो कि कविता को बहुत संवेदनशील बना रहे हैं। बहुत सुंदर सर। कार्यक्रम में इतनी अच्छी अच्छी अपनी कविताएं हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि मैम, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं चाहूँगी कि एक लाइन का एक संदेश हमारे दर्शकों को आप ज़रूर देते हुए जाएँ। मेरे साथ कवि हैं तो मैं एक शेर से इसका अंत करना चाहूँगी। जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको एक
हमराज हम ख्याल की बहुत ज़रूरत होती है, मतलब कोई उनके दर्द को समझ सके। तो तख्ते सिकंदरी की ख्वाहिश नहीं है मुझे, तख्ते सिकंदरी की जुस्तजू नहीं है मुझे तो सिर्फ आरजू है एक हम ख्याल की, हमराज। वाह, वाह, वाह। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे कार्यक्रम में आकर हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज का अंक आप सभी को पसंद आया होगा और इस बीमारी को आप गंभीरता के साथ लेंगे और समय पर जांच करवाएंगे और समय पर इसका इलाज लेंगे। देखिए, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं अगर हम जागरूक रहते हैं तो बहुत सारे नुकसान से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो बिल्कुल जागरूक रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और अगले अंक में आपसे हम फिर मिलेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।